हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 14 कि विद्युत धारा और इसके प्रभाव। कि आपने दोस्तों इसके पिछले कक्षा में पढ़ चुका है, विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुका है और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ चुका है। तो विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में, कि जब भी कोई भी परिपथ या किसी भी परिपथ या से विद्युत धारा प्रभावित होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसके बारे में इसके साइंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ से या जिससे विद्युत धारा प्रभावित होता है उससे पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आपने कक्षा 6 के अध्याय बारे में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहले ने भी कक्षा 6 में सुलझाए गए खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया और उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उनमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। जिसे चित्र 14.4 में या चित्र 14.441 में इसमें दिखाया गया है कि आपका हाथ कितना स्थिर है और ये परीक्षण की व्यवस्था है। इसमें दिखाया गया है कि विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। तो इसमें चित्र 4.1 में दिखाया गया है कि दोस्तों विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। कि एक सेल लगा हुआ है, तो एक वायर लगा हुआ है, इसमें कितने जोड़े गए हैं कि ये कीला है, 2 कीला है, ये पिन है, ये स्विच की तरह काम करता है, इसमें ये दिखाए गए। आइए आगे बात करते हैं कि क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं। इसे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। विद्युत अवयवों के प्रतीक या कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे सारणी 14.1 में, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कुछ प्रतीकों द्वारा विद्युत अवयवों को निरूपित किया जाता है। कि सारणी 14.1 में सबसे पहले सारणी 14.1 में देखते हैं। ये सारणी 14.1 में दिखाए गए कि विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक हैं। जैसे सेल का प्रतीक दिखाए गए हैं कि सेल का प्रतीक किसे निरूपित करते हैं। ये सेल है, इसका प्रतीक ये बल्ब है, इसका प्रतीक ये निरूपित करते हैं। तो उसी तरह कि जैसे ये स्विच ऑन या ऑफ की स्थिति में ये प्रतीक दिखाया गया है। जैसे जब स्विच ऑन होता है तो कौन सा प्रतीक होता है, स्विच ऑफ होता है कौन सा। यहाँ देखिए दोस्तों, स्विच ऑन है तो ये प्रतीक दिखाया गया, स्विच ऑफ है तो ये प्रतीक दिखाया गया। तो बैटरी जब एक या दो से अधिक बैटरी लगे हैं तो उसे किस तरह प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसमें ये दिखाए गए हैं। इसमें जब एक या एक से अधिक सेल लगे हैं तो उसको किस तरह संयोजित तार या बैटरी द्वारा निरूपित करते हैं। तो उसको तार को इस तरह से निरूपित करते हैं, संयोजित तार को। आइए आगे बात करते हैं। सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उनका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार 2 या 2 से अधिक सेलों के एक साथ उपयोग करते हैं। तो चित्र 14.2 में, आइए चित्र 14.2 में देखते हैं। यहाँ चित्र 14.2 में दिखाया गया दोस्तों, तो ए में दिखाया गया है कि 2 सेल लगे हुए हैं और बी में दिखाया गया है कि 4 सेल। या चित्र 14.ए में दिखाया गया है कि 2 सेल किस तरह संयोजित करते हैं और बी में दिखाया गया है कि 4 सेल ये किस तरह बैटरी इसको संयोजित करते हैं, यही दिखाया गया है। आइए आगे बात करते हैं। अतः हम चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार 2 या अधिक सेलों का एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल का धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, एक में ऋण टर्मिनल, एक में धन टर्मिनल दिखाया गया। इसी तरह ये 4 सेल में ऋण टर्मिनल, एक धन टर्मिनल, इस तरह ये 4 सेल इस तरह इसको निरूपित किया जाता है। इस तरह सेल को निरूपित किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो हम चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार 2 या 2 से अधिक सेलों के एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल संयोजित किया जाता है। 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजक को बैटरी कहते हैं। 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार संयोजक क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि टॉर्च, इसमें बोला गया 2 या 2 से अधिक संयोजक क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जैसे टॉर्च या ट्रांजिस्टर या रेडियो, खिलौना, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव में चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। इसमें क्या बोला गया कि इसमें कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार कि एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए कि प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। जैसे चित्र 14.3 में दिखाया गया है कि इसमें दिखाया गया बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों को एक साथ संयोजित करना। इसमें दिखाया गया एक टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को
धन टर्मिनल से जोड़ते हैं दोस्तों। इसमें दिखाए गए हैं किस प्रकार के इस बैटरी को यहाँ संयोजित किया गया। या ये धन टर्मिनल है या नीचे ऋण टर्मिनल है, या धन टर्मिनल है और नीचे किस प्रकार की ये धन टर्मिनल है या नीचे ऋण टर्मिनल, इसमें दिखाया गया किस प्रकार से। तो बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के लिए के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए पढ़ाया। इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना होता है। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक टुकड़े या लोहे की दो पत्तियों तथा रबर के छिलके का उपयोग करके एक सेल होल्ड बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबर के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। दो या अधिक सेलों की बैटरी बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार में से भी खरीद सकते हैं। जैसे दो सेलों की बैटरी, यहाँ सेल होल्डर ये दिखाए गए हैं किस तरह से, ये सेल होल्डर है दोस्तों। इस तरह से आप बोला कि बैटरी बनाने के लिए इस तरह के दो सेल होल्डर को इस तरह से आप खरीद सकते हो। इसमें इस सेल होल्डर में ये दिखाया गया है कि दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ये ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल है, या ऋण टर्मिनल को जोड़ दिया धन टर्मिनल से, तो यहाँ भी इसको एक हो गया धन टर्मिनल, एक हो गया ऋण टर्मिनल। यहाँ हुआ दो वायर है, इसलिए रेड है ना, ब्लैक से दर्शाया गया ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल को यहाँ पे। तो चित्र 14.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक जिसे सारणी 4.1 में दर्शाया गया है। तो आइए अब हम सारणी 4.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ आरेख खींचेंगे। पहली तथा बुझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टर हो या ट्रक हो तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरी भी सेलों से बनी है, तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं। पहली बुझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टर हो या ट्रक हो या इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियों भी सेलों से बनी होती हैं, तो तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इसका सहायता कर सकते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ट्रक की बैटरी का इसका काट चित्र दिखाया गया है 14.6 में, ये दिखाया गया इस बैटरी। आइए इसके बारे में पहली बुझों के आंसर जानना चाहते हैं, इसके बारे में आगे जानते हैं, क्रियाकलाप से समझते हैं। चित्र 14 क्रियाकलाप 4.1 चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। चित्र 14.7 में यहाँ विद्युत परिपथ बनाए गए हैं दोस्तों। किस तरह एक विद्युत परिपथ को एक सेल से जोड़ा गया है। इस विद्युत को एक सेल से जोड़ा गया है, एक स्विच से जोड़ा गया है, इस बल्ब को इसके जोड़ा गया है। यहाँ स्विच ऑन है, इसके ऊपर ये विद्युत परिपथ कंप्लीट है, जिसके कारण ये बल्ब जलने लगा है। तो आइए आगे बात करते हैं कि चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए और अपनी कक्षा 6 में इस प्रकार का परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ये ऑन की स्थिति में होता है। तो जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। तो इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए और विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ आरेख खींचिए। जैसे क्या आपका आरेख चित्र 14.8 में दर्शाए गए आरेख जैसे ही है। जैसे चित्र 14.8 में बोला गया कि क्या चित्र 14.7 में और 14.8 में दर्शाए अनुसार सेम है। जैसे चित्र 14.8 में चित्र 14.6 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ आरेख है। तो इसमें ये दोस्तों यही विद्युत पथ को इसको जैसे एक विद्युत पथ को ये ऐसे इस तरह बनाए गए हैं कि इसको इसी विद्युत पथ को चित्र में दर्शाए गए हैं। इसमें चित्र में दर्शाए गए हैं कि इसी विद्युत पथ को 14.8 में 4.6 में दर्शाए गए विद्युत पथ का परिपथ इसमें दर्शाए गए हैं। इसमें ये बल्ब दिया गया है, स्विच दिया गया है और बैटरी यहाँ लगा हुआ है प्लस माइनस, ये स्विच को इधर दर्शाए गए हैं। तो इस तरह ये विद्युत परिपथ को इस तरह निरूपित कर सकते हैं। एक बैटरी है, यहाँ पे बैटरी दिखाया गया है, इस विद्युत परिपथ को या बैटरी दिखाया गया है, यह बल्ब है या स्विच है, इसको वायर से कनेक्ट किया गया है, बैटरी को प्लस माइनस से और स्विच को और इसको बल्ब को कनेक्ट किया गया, एक आरेख खींचा गया, एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचा गया है। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख से निरूपित करते हैं। तो चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाए गए हैं। इसमें विद्युत परिपथ इसमें अन्य विद्युत परिपथ दर्शाए गए। इसमें स्विच ऑफ की स्थिति में दिखाया, यहाँ स्विच ऑफ है, या बैटरी लगी है या बल्ब लगी है। ये अन्य विद्युत परिपथ जिसमें स्विच ऑफ दिखाए गए हैं कि चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख में दर्शाए गए। क्या यह चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है। इन दोनों परिपथ में क्या अंतर है। इसमें स्विच ऑफ है, वो इसमें दर्शाए गए हैं दोस्तों, इसमें दर्शाए गए स्विच ऑफ है और इसमें इस परिपथ में दिखाया गया कि स्विच ऑन है, यहाँ दिखाया गया यहाँ स्विच ऑन है। तो इसमें ये दोनों में यह अंतर, इसमें स्विच ऑन है, बल्ब जल रही है, इसमें स्विच ऑफ है, इसमें बल्ब नहीं जल रही है, इसमें यही अंतर दिखाया गया है। क्या चित्र 14.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा। यदि
याद कीजिए कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसे विद्युत धारा प्रभावित होती है। यदि बल्ब का तंतु या टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है और परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारी परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है। जब इसे खुला परिपथ कहते हैं तो इस परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। आइए आगे बात करते हैं कि जब परिपथ क्या होता है, खुला रहता है तो उसे विद्युत धारा कोई प्रभावित नहीं रहता है। जब परिपथ बंद होता है तो उसे क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है। चेतावनी दिया गया है, विद्युत मेंस या संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं। इसमें क्या बोलाएंगे, विद्युत मेंस या संयोजित दीप्त जो जलते हुए बल्ब को बोला गया नहीं छूने के लिए। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है। बोला गया है कि जब भी बल्ब जल रहा है उसको न छूने के लिए। यह अत्यधिक क्या होते हैं, गर्म होते हैं, तप्त होते हैं तथा आपका हाथ जल सकता है, इससे आपका हाथ जलता है। विद्युत मेंस या विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करने। इसमें क्या बोला गया कि जैसे विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करने के लिए बोला गया। तो आपको विद्युत आघात लग सकता है, बोला विद्युत करंट लग सकता है, विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? तो क्या तभी बल्ब दीप्त होगा? यदि बोला गया यदि परिपथ टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा, तब भी विद्युत पूरा होगा? तो जब भी परिपथ टूट जाएगा तो तब बल्ब नहीं जलेगा दोस्तों। तो परिपथ पूरा बंद होना चाहिए विद्युत बल्ब को जलने के लिए। परिपथ टूटा हुआ या खुला हुआ नहीं होना चाहिए किसी विद्युत बल्ब को जलने के लिए। आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आपने ध्यान दिया दीप्त बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आइए पढ़ते हैं इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि जब भी कोई विद्युत परिपथ पूरा होता है तो बल्ब जलता है तो उसमें क्या होता है, तो वो गर्म दीप्त होता है, वो गर्म हो जाता है। तो इसी वही गर्म क्या होता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। जब भी विद्युत धारा प्रभावित होते हैं कि बल्ब क्या होते हैं कि दीप्त होते हैं, जलने लगते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं बल्ब या दीप्त हो जाते हैं। उसी को बोला गया कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आइए क्रियाकलाप से समझते हैं कि एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजित तार लीजिए। जैसे चित्र 14.9 में, जैसे चित्र आगे देखेंगे 14.9 में। तो चित्र 14.9 में हमने देख लिया था दोस्तों। ये चित्र यहाँ 14.9 में एक बल्ब लिया गया, एक तार लिया गया, एक बैटरी लिया गया। इसमें दिखाया गया कि विद्युत सेल, एक टॉर्च, एक स्विच तथा एक संयोजित तार लिया गया। चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। तो क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। तो इसमें क्या बोला गया कि जब भी स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब को क्या 1 मिनट अथवा कुछ समय तक दीप्त रहने दीजिए। तो बल्ब को फिर छूकर देखिए तो क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? तो स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। तो क्रियाकलाप 4.3 चित्र 14.110 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे दो कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत संयंत्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन या अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। तो कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इससे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए और कुछ मिनटों के पश्चात तार का पुनः स्पर्श कीजिए। तो इसमें क्या बोला गया कि हीटर के बेकार तापन अवयव को तार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इससे अधिक समय तक पकड़ने मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। को सावधानी इसमें दिखाया गया है कि स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें कि ऐसा करने से सेल की अतिशीघ्र दुर्बल हो जाता है। इसमें क्या बोला गया कि स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखने के लिए। ऐसा करने से क्या होता है, सेल की शीघ्र दुर्बल हो सकता है। सेल क्या होता है कि विद्युत डिस्चार्ज हो सकते हैं, सेल दुर्बल हो सकते हैं। जब किसी तार को से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बोला कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होते हैं तो वह अधिक या तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। चित्र 14.11A में यहाँ दिखाए गए हैं कि आपने अपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने
उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इसमें विद्युत तापक चित्र पॉइंट 11 में दिखाए गए विद्युत तापक इसमें दिखाए गए दोस्तों, कि खाना पकाने में उपयोग आने वाले कोई विद्युत तापक या हीटर इसमें दिखाए गए। तो किस तरह के ये विद्युत तापक, तो ये विद्युत तापक विद्युत धारा के ताप के प्रभाव के कारण ये हीटर, ये क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये ताप, ये हीटर या विद्युत धारा के से क्या होते हैं, हाँ, ताप के फॉर्म में हो जाते हैं, कि जब भी से करंट प्रवाह होता है तो ये क्या होते हैं, ये उष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे पढ़ते हैं आगे, कि इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन सादरियों को साधित्रों को विद्युत में से संयोज करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इसके अवयव रक्त तप्त होकर उष्मा देने लगते हैं। तो किसी तार में उत्पन्न उष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ की धातु जिसे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि किसी तार में उत्पन्न उष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। इसमें या किसी तार में उष्मा तब उत्पन्न होते हैं जब उसके परिमाप उस तार के पदार्थ या धातु या बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करते हैं। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले तार संयोजी तार समानतः गर्म नहीं होते हैं। इसमें क्या बोला गया कि विद्युत परिपथ में जब भी जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले तार या संयोजी तार जो होते हैं वो समानतः क्या होते हैं, गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इसे उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों, कि बॉक्स में कि बूझो विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहली ने इसे बताया कि निम्न जन या तापक या इमर्सन हीटर या हॉट प्लेट या विद्युत स्त्री या गीजर या विद्युत केतली या हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधकों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। तो क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है? तो विद्युत स्त्री का तापन अवयव इसमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसके विपरीत कुछ विद्युत साधितों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। इसमें क्या विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं तो इसे क्या होते हैं, दीप्त होकर क्या प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। कि विद्युत बल्ब के तंतु होते हैं ना दोस्तों, तो बहुत उच्च ताप पर क्या होते हैं, वो दीप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो दीप्त होकर प्रकाश देना क्या होता है, आरंभ कर देता है। जिसे चित्र 14.12 में यहाँ दिखाया गया विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु इसमें दिखाए गए हैं चित्र 14.12 में। यदि किसी तार से बड़े परिमाप की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? या आइए इसका परीक्षण करें। क्रियाकलाप 14.4 में जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप या 14.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात या ऊर्न या स्टील वूल का तार या पतली लड़ी या बांधिए। इस्पात और ऊर्न के ये जूने का उपयोग पढ़ाई या रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय बाद परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए और इस्पात ऊर्न के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है कि क्या इस्पात ऊर्न का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है। तो विद्युत बल्ब का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब उष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। तो इसमें विद्युत की क्षति होती है। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर दीप्त नालियों या फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग करके किया जा सकता है। इसमें कितने इंपॉर्टेंट बात बोला गया दोस्तों। इसमें क्या विद्युत बल्ब का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब उष्मा भी देती है जो वांछनीय नहीं है। बोलते हैं जो उष्मा देती है वो वांछनीय नहीं है। इसमें विद्युत की क्षति होती है, जो उष्मा देती है वो वांछनीय विद्युत की क्षति है। इस क्षति को बल्ब के स्थान पर प्रदीप्त नालियों, बोला कि प्रदीप्त नालियाँ फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग करके काम किया जा सकता है। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों जो बल्ब होता है ना, जो उष्मा देते हैं ना, तो उसको उष्मा देते हैं, उसको कम करने के लिए है ना, तो उसको कम करने के लिए हमको क्या ट्यूबलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ट्यूबलाइट में क्या होता है कि जो विद्युत बल्ब उष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है, ऐसे क्या होता है, विद्युत की क्षति होती है। तो इस क्षति को बल्ब के स्थान पर क्या होता है कि जो उष्मा देती है, इस क्षति जो विद्युत बल्ब जो उष्मा देती है ना दोस्तों, तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, विद्युत की क्षति होती है। तो जो बल्ब उष्मा देती है उसमें विद्युत की क्षति होती है। तो इस क्षति को बल्ब के स्थान पर क्या होता है, बल्ब के स्थान पर ट्यूबलाइट का प्रयोग होता है, जिसमें क्या होता है जो विद्युत का क्षति होता है, जो उष्मा देती है जो बल्ब, उसके स्थान ट्यूबलाइट का
ट्यूबलाइट का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट का प्रयोग करने से क्या होता है कि विद्युत का क्षति कम होता है दोस्तों। तो ट्यूबलाइट क्या होता है, उतना ऊष्मा नहीं देते हैं, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं ट्यूबलाइट, जिससे क्या होता है विद्युत का क्षति नहीं होता है। तो जैसे 100 वाट का बल्ब होते हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत की क्षति होते हैं, क्योंकि वो 100 वाट के बल्ब क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ऊष्मा देते हैं, प्रकाश के साथ क्या होते हैं, ऊष्मा देते हैं। और ट्यूबलाइट क्या करते हैं दोस्तों, उसमें विद्युत की क्षति नहीं होती है। उसमें क्या होते हैं, प्रदीप्त नालिका फ्लोरेंस ट्यूबलाइट होते हैं, जो उसमें क्या होता है कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होते, उसमें विद्युत क्षति नहीं होते हैं, जिसमें ट्यूबलाइट लाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है, विद्युत क्षति को कम किया जा सकता है। फिर समवहत प्रदीप्त लैंप, इसमें क्या बोला, समवहत प्रदीप्त लैंप CFL भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं। तो इसमें क्या बोला कि जैसे समवहत प्रतिदीप्त लैंप जैसे CFL भी विद्युत की क्षति में भी क्या करते हैं, कमी करते हैं, तथा इन्हें समान बल्ब होल्डर में लगाया जा सकता है। इसमें समान बल्ब होल्डर में क्या होता है, लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रदीप्त नालिकाएं तथा CFL। प्रदीप्त नालिकाएं तथा CFL, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसमें दिखाया गया है कि प्रदीप्त नालिका CFL, इसके बारे में ये दिखाया गया है कि जो CFL बल्ब, अब तो LED बल्ब चल रहे हैं, तो CFL बल्ब और प्रदीप्त नालिका इसमें दिखाया गया। इसमें क्या बोलेंगे, तथापि बल्बों तथा प्रदीप्त नालिका अथवा CFL को क्रय करने से पहले इनके भारतीय मानकों वीरों के ISI चिन्ह को देखना चाहिए। वास्तव में किसी भी विद्युत साधित्र का क्रय करने से पहले पूर्व इस चिन्ह को अवश्य देखना चाहिए। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र के निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान रखा गया है तथा इसके उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी। इसमें चित्र 14.14 में विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज इसमें दिखाए गए कि विद्युत साधन में किस तरह उपयोग होने वाले फ्यूज को यह दर्शाए गए हैं। जैसे चित्र 14.1 में इसमें फ्यूज को दर्शाए गए हैं कि विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले जो जिससे हाई वोल्टेज या करंट फ्लो होता है, उसमें फ्यूज दिखाए। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब ये शीघ्र पिघल कर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो होते हैं कुछ पदार्थ से अधिक विद्युत धारा या फ्यूज को दिखाएंगे, कुछ पदार्थ से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, ये फ्यूज क्या होते हैं, पिघल कर टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा विद्युत संयंत्र या विद्युत जो उपकरण होता है ना, वो क्षति होने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। कि इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। जैसे चित्र 14.14 में दिखाया गया है कि किस तरह से विद्युत साधित का उपयोग होने से फ्यूज बनाया जाता है। कि सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रभावित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, जिसे उसमें सुरक्षा पूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। इसमें क्या बोला गया कि यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है, कि जब भी क्या होता है कि विद्युत धारा का मान होता है ना दोस्तों, जो सुरक्षा सीमा होता है, जो हमारी सुरक्षा सीमा होता है, उसमें क्या विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है, तो वो क्या होता है, तार अति तप्त हो सकते हैं, जिससे क्या होता है, आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो जो पिघल जाएगा और जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्त है जो विद्युत परिपथ की क्षति या संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो सावधान में क्या बोला गया है कि कुछ भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है कि कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच या पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो सावधानी बोला कि स्विच या विद्युत परिपथ को या स्वयं से जांच पड़ताल करना ही चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथ की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज की एक नई फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। तो बोला कि जो फ्यूज खराब हो गया, बेकार हो गया, पिघल कर टूट गए, तो उसको और नई फ्यूज से आप इसको तुलना कर सकते हैं, इसमें बोला गया है। आइए आगे बात करते हैं। इस बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है कि विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। तो इसे लघुपथन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। तो इससे परिपथ में अति भारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अति भारण तथा लघुपथन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। जैसे चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। जैसे चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है। इसमें क्या बोला गया कि जैसे चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं, और चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है। तो हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें, तो इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं। कि विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर इसमें दिखाया गया है। विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर को इसमें दिखाया गया है। तो चित्र 14.15 में विद्युत फ्यूज या फ्यूज होल्डर को दिखाया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत फ्यूज या फ्यूज होल्डर को इसमें देख लिया।
तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आइए बात करते हैं विद्युत धारा का किस तरह चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देख लिया था दोस्तों। तो किस तरह से विद्युत किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रभावित होता है, तो वो क्या होता है, तो दीप्त हो जाते हैं, उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो कुछ उसका एग्जाम्पल मैंने देख लिया था। आइए आगे बात करते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का किस तरह से चुंबकीय प्रभाव पड़ते हैं। तो क्रियाकलाप से समझेंगे, तो क्रियाकलाप 14.5 में समझेंगे। तो उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्ड या बोर्ड ट्रेल लीजिए और इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। इसमें क्या बोला है कि उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी का कार्ड बोर्ड लीजिए, बोला गया है, और इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई, बोला गया ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। आइए इससे पहले पढ़ते हैं बॉक्स में क्या लिखा गया है कि आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ या विच्छेदकों या एमसीबी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या बोला गया कि आजकल दोस्तों फ्यूज की जगह पर क्या एमसीबी का उपयोग करते हैं, जिसे क्या होता है, जब भी किसी परिपथ से अधिक विद्युत धारा या करंट प्रवाहित होते हैं, फ्यूज की जगह एमसीबी रहते हैं, तो क्या करते हैं, एमसीबी क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जब किसी परिपथ विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे स्विच होते हैं, तो जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे स्विच क्या होते हैं, तो एमसीबी क्या होते हैं, स्वतः ही क्या ऑफ हो जाते हैं, जिससे होकर विद्युत धारा का अधिक मान प्रभावित होते हैं। तो आप इन्हें फिर से ऑन कर देते हैं, तो परिपथ पुनः क्या होता है, पूरा हो जाते हैं। बोलता है एमसीबी, जब भी एमसीबी में विद्युत धारा अधिक प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं। अब फिर इसे ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या परिपथ पूरा हो जाता है। तो डिब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखें, बोला कि डिब्बे पर ISI चिन्ह, बोला कि उसको अवश्य देखें, उस पर लिखा होगा ISI चिन्ह देकर ही उसको खरीदें। सावधान बोला गया है कि सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों का उपयोग उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। इसमें बोला गया है कि जिस पर ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। उसमें क्या बोला गया, फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु का पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। उसमें ये सावधानी बोला गया कि फ्यूज में आप कभी भी किसी धातु या पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसमें क्या बोला गया कि हमने क्रियाकलाप में देखा था कि उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्ड बोर्ड लीजिए, बोला कि इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई, ट्रे के भीतर क्या होता है, एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। और यहाँ लिया गया है दोस्तों, यहाँ यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक माचिस के ट्रे लिया गया है, उसके चारों ओर ये तार लपेटा गया है, उसके अंदर ये चुंबकीय सुई रखा गया है। इसमें ये दिखाया गया है चित्र 14.17 में विद्युत धारा के चुंबकीय सुई का प्रभाव इसमें लिया गया है। तो अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेलों से संयोजित कीजिए। तो इसमें क्या बोला गया कि अब इस तरह के दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए, बोला कि इसको विद्युत सेल से जोड़ देने के लिए इसमें बोला गया, इस चित्र को विद्युत सेल से जोड़ गया। तो इसमें जिस दशा के ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो उसे नोट कीजिए और चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ या चुंबक लाइए और देखिए क्या होता है। इसमें बोला गया कि चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए, तो देखिए क्या होता है कि अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। तो आप क्या देखते हैं कि क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, तो स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए, क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं का प्रयोग संकेत देता है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, तो आइए इसके बारे में और से कि इसमें क्या बोला है कि जब भी एक माचिस के ट्रे पर एक तार को लपेटते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय सुई को रखते हैं। इसमें यह बोला गया कि जब भी माचिस की डिब्बे को काट के ट्रे को लेते हैं, उसके विद्युत धारा से कुछ तार ये बोलते के चारों और विद्युत तार से कुछ फेरे लपेटते हैं और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखते हैं। तो इस तार को स्वतंत्र सिरों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। दर्शाएं स्विच में दिखाया गया है, इसमें इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें ये ट्रे है, यहाँ पर ये ट्रे है, इसके अंदर चुंबकीय सुई दिखाए, उसको इस सिरों को क्या कर दिया, स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया, इसमें क्या बोला, जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उसे नोट कीजिए, बोला जिस दिशा में वो रखा गया उसको नोट कर लीजिए। और चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए, बोला कि चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए और देखिए क्या होता है कि अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच ऑन कीजिए। इसमें बोला कि चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखिए और स्विच ऑन कीजिए, स्थिति पर लाइए और आप क्या देखते हैं कि क्या चुंबक सुई विक्षेपित होती है और स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में ले जाइए, तो क्या चुंबकीय सुई की वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आती है। तो इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। तो यह प्रयोग क्या संकेत देता है, तो हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। इसमें क्या बोला गया कि हम जानते हैं कि एक लघु चुंबक क्या होता है कि
एक लघु चुंबक होते हैं, जो चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होते हैं जो उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा क्या कहते हैं, संकेत करते हैं। जब हम कोई चुंबक या इसके निकट लाते हैं तो उसे तो सुई सुई विक्षेपित हो जाती है। तो क्या होते हैं, जब भी कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो हमने यह भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रभावित होती हैं तो होती हैं तब भी सुई विक्षेपित हो जाते हैं। इसमें क्या बोला गया कि जब भी एक चुंबक सुई के निकट एक अन्य चुंबक सुई एक अन्य चुंबक को लाते हैं तो वो क्या होता है, विक्षेपित हो जाते हैं। जब भी बोला कि जब वो चुंबक को हटा लेते, जब विद्युत धारा प्रभावित होता है तब भी क्या होते हैं, ये चुंबकीय सुई क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो क्या आप इन दोनों परीक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार क्या होता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है? ये क्या होता है कि जब भी किसी विद्युत धारा प्रभावित होते हैं क्या होता है, वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार के परीक्षण हैंस क्रिश्चियन या ऑस्टेंट नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। जैसे 14.14 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंट ने इसका चित्र दिखाया गया, इन वैज्ञानिक के नाम में दिखाया गया है। इसको आश्चर्यचकित कर दिया। कैसे? किसी प्रकार के परीक्षण है क्रिश्चियन नाम के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित कर दिया। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होता है तो यह हैंड क्रिश्चियन ऑस्टेंट एक ऐसा वैज्ञानिक थे, एक ऐसा व्यक्ति थे, इसने देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होते हैं तो क्या होते हैं तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपित होता है कि उसके क्या होते हैं, उसके पास रखी चुंबकीय सुई में क्या होते हैं, चुंबकीय सुई में क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो क्या होता है, जब भी विद्युत धारा प्रभावित होते हैं तो वो क्या होते हैं, चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। विद्युत धारा का उपयोग क्या होता है, चुंबक के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता है? आइए इसे करके देखते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होता है। जैसे 14.4 में विद्युत चुंबक जैसे क्रियाकलाप 14.6 में दिखाया गया है कि लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी या प्लास्टिक अथवा या कपड़े से ढका हुआ अथवा या इन्हें मल या लेपित लचीला तार लीजिए। तो इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए जैसे चित्र 14.19 में दर्शाए अनुसार, जैसे चित्र 119 में इसमें दिखाए गए, जैसे चित्र 14.19 विद्युत चुंबक इसमें दर्शाए गए। तार को स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। तो कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए तो देखिए क्या होता है कि क्या पिन कील को नोक से चिपकते हैं। तो स्विच ऑफ कीजिए तो क्या पिन अभी कील के सिरे से चिपके हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि चित्र 14.19 में दिखाया गया विद्युत चुंबक, इसमें क्या बोला गया है कि लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इन्हें मल लेपित लचीला तार लीजिए और इस तार को कुंडली के रूप में कील पर लगाकर लपेटिए। और तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 में दिखाए गए, चित्र 14.19 में दिखाया गया दर्शाए गए एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। तो कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। तो अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है कि क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं। तो स्विच ऑफ कीजिए, क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपकते हैं। तो याद रखिए कि यह क्रियाकलाप एक बार कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रभावित नहीं करती। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रभावित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक समानता नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबकीय कहते हैं। कि विद्युत चुंबक को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए कि क्रेन के चित्र की याद है कि इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे का प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है और विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर या दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबक पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में इन्हें विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। तो विद्युत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो बोला कि बहुत से खिलौनों में भी क्या होते हैं कि विद्युत चुंबक लगे होते हैं। विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। आइए पढ़ते आगे कि 14.5 में विद्युत घंटी क्या होता है। विद्युत घंटे के बारे में हम सभी विद्युत घंटे से भली भांति परिचित है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है, क्रियाकलाप से समझते हैं। तो चित्र 14.120 में देखिए, चित्र 14.20 में दिखाए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार के कि विद्युत घंटे का मॉडल और उसका परिपथ इसमें ये दिखाया गया है। विद्युत घंटे को इसमें दिखाया गया है, चित्र 14.20 में दिखाया गया है।
चित्र 14.20 में एक विद्युत घंटी विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। तो इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा हथौड़ा जुड़ा होता है। इसमें क्या बोला कि विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया। इसमें लोहे के टुकड़े पर क्या होते हैं, तांबे के तार कुंडली लिपटी होती है। लोहे के टुकड़े पर क्या होते हैं कि तांबे की कुंडली लिपटी होती है लोहे के टुकड़े के। इसमें लोहे के टुकड़े के दिखाए गए दोस्तों, यहाँ लोहे के टुकड़े में क्या हो गया, तांबे के तार लिपटी यहाँ दिखाई गए, यहाँ लोहे के टुकड़े में तांबे के तार लिपटी दिखाई गया है। तो विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पतली लगी होती है। इसमें बोला कि विद्युत चुंबक के निकट क्या होते हैं, लोहे की एक पत्ती लगी होते हैं। विद्युत चुंबक के निकट यहाँ दिखाए गए दोस्तों, विद्युत चुंबक के निकट यहाँ क्या दिखाए गए हैं, यहाँ एक लोहे की पतली विद्युत, इसमें बोला कि लोहे के टुकड़े तांबे के तार लिपटी होती हैं। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक के निकट क्या है, तो लोहे की पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। इसमें क्या बोला, विद्युत के निकट लोहे की पत्ती लगे होते हैं। विद्युत चुंबक के निकट क्या होते हैं, लोहे की पत्ती लगी होते हैं। या विद्युत चुंबक के निकट क्या होते हैं, लोहे की पट्टी लगी होती है। या ये विद्युत चुंबक के निकट ये लोहे की पट्टी लगी होती है। और विद्युत चुंबक के निकट लोहे की पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। या एक सिरे से यहाँ दिखाया गया है, एक सिरे से क्या होता है, एक सिरे से यहाँ हथौड़ा जुड़ा रहता है, यहाँ हथौड़ा जुड़ा रहता है एक सिरे से। हाँ, तो लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। तो बोला गया जब भी लोहे की पत्ती होता है ना, इस पेंच के संपर्क में आती है तो क्या होता है, विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाता है। उसमें क्या होता है, जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या होता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। जब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है। इसमें क्या बोलेंगे, जब भी इसमें क्या बोलेंगे, जब भी क्या होता है कि ये अपनी ओर खींचती है, ये क्या होते हैं, ये लोहे की पट्टी जब भी इसको अपनी ओर खींचती है तो पत्ती को अपनी खींचती होते हैं। तो इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे क्या होते हैं, से हथौड़ा घंटी से टकराता है और घंटी और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। तो बोला गया है कि क्या होता है, जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो क्या होता है, यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? तो अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से संपर्क स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराता जाता है और हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों, कि जब भी इसमें क्या बोला गया कि विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। क्या बोलते हैं कि जब भी विद्युत चुंबक है तो लोहे की पट्टी को अपनी ओर खींचती है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। तो इसे परिपथ को तोड़ देता है तो परिपथ को तोड़ देता है, इससे क्या होता है, कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित समाप्त हो जाता है। अपने को तभी खींचा तो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ इसमें दिखाया गया है कि जब भी ये परिपथ या इसको अपनी ओर खींचता है, यहाँ विद्युत धारा क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। तो समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? कुंडली बोला क्या अभी विद्युत चुंबक बनी रहती है? तो अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। जब लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है तो लोहे पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है, वैसे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। तो कुंडली से पुनः क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है, इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, कि इसमें ये लोहे के पत्ती जो विद्युत चुंबक की तरह भांति करते हैं, व्यवहार करते हैं, कि इसमें क्या होता है कि जब भी ये चुंबक लोहे की पट्टी को अपनी ओर खींचता है तो इसमें क्या होता है, विद्युत परिपथ ये समाप्त हो जाता है, जिस कारण ये अपनी ओर खींचता है तो इसी हथौड़ा ये घंटी पर प्रहार करते हैं तो इस कारण बचते हैं। या विद्युत परिपथ यह समाप्त होता है जिस कारण ये पुनः अपनी स्थिति में फिर आ जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं, फिर अपनी स्थिति में आ जाते हैं। फिर इसे क्या होते हैं कि विद्युत धारा पर परिपथ पूरा हो जाता है, फिर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चुंबक फिर ये क्या कहते हैं, ये चुंबक क्या कहते हैं, इस पट्टी को अपनी ओर खींची है, फिर हथौड़ा घंटी प्रवाहित करते हैं। इस तरह से ये टकराता रहता है, जिस कारण क्या होता है, विद्युत धारा इसे क्या होता है, ये घंटी बजने लगती है। इस प्रकार से तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि विद्युत घंटी किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से ये बजती है। तो हमने देख लिया इसके इस शब्दों को हमने पढ़ लिया है किसके बारे में। तो आइए आपने क्या सीखा। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है।
तो इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को विद्युत आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। जब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के विद्युत से अनुप्रयोग है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघल कर टूट जाते हैं। तो इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथ को क्षति या आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो लोहे के किसी टुकड़े पर तांबे तो बोला कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। कि किसने बोला कि लोहे के टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटे विद्युत धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से क्या होते हैं, लोहे की लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो लोहे के किसी भी तार पर क्या होते हैं कि लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। कि लोहे पर किसी विद्युत रोधी तार से लिपटी होती हैं, जो होते हैं लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। इसमें अभ्यास बोलेंगे कि आप इसको अभ्यास करने के लिए बोलेंगे कि इसको अभ्यास करना। दोस्तों इसमें चित्र में दिखाया गया, इसको अभ्यास करना। उसको मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, इसको अभ्यास करना। इसमें सब चित्र के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में पढ़ लिया है। पहले तथा मुझे कुछ दिन पहले एक जादू का खेल देखा था। जादू ने स्टैंड पर लोहे का एक बॉक्स रखा, फिर उसने बूझों को बुलाकर उसने बॉक्स को उठाने के लिए कहा। बूझों ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब उसे जादू ने कुछ या बुदाते हुए बॉक्स पर छड़ी घुमाकर अपना कसरत दिखाना शुरू किया। उसने पुनः बूझों से बॉक्स को उठाने के लिए कहा। इस पर बूझों ने उसे हिला भी नहीं सका और जादूगर फिर कुछ बुदाओं और बूझों ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। बूझों पहले सभी दर्शकों से यह प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और यह समझ रहे थे कि जादूगर के पास कोई अलौकिक शक्ति है। परंतु इस अध्ययन को पढ़ने के पश्चात पहले यह सोच रही है कि क्या मैं इस युक्ति से कोई जादू था अथवा इसमें कोई विज्ञान सम्मिलित था। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें विज्ञान से संबंधित कौन सी युक्ति सम्मिलित हो सकती है। इसको बारे में आप पता कर सकते हैं। चुंबक के कारण ये ऐसा वो कुछ गया। थैंक यू दोस्तों। अब क्रियाकलाप को पढ़ना। इस क्रियाकलाप के बारे में दिखाया गया है कि आप इस क्रियाकलाप में गति का सिग्नल ये दिखाया गया है, ये विद्युत परिपथ में दिखाया गया। इस क्रियाकलाप को पढ़ना। क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्रायः थॉमस अल्वा एडिसन को ही दिया जाता है। यद्यपि इसने पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब या ग्रामोफोन या चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कारों ने बाद में टेलीफोन के आविष्कार का सुगम बनाया। तो थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन क्या विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ये 1847 से 1931 तक ये थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। इसको याद रखना दोस्तों। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। थैंक यू दोस्तों। आप इसमें चैप्टर में अगले दिन देखेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू। आप इतना ही।